यह कहानी एक खतरनाक सीरियल किलिंग की है जो भारत में पहले से मौजूद कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में एक और भयानक नाम जोड़ती है। इसकी शुरुआत 2008 के आसपास होती है और अगले 10 सालों तक यानी 2018 तक यह सिलसिला बिना रुके जारी रहता है। शुरुआत में महाराष्ट्र के सतारा और नासिक के आसपास के हाईवे और पहाड़ी इलाकों में या कभी कभी उन छोटी नदियों के किनारे लाशें मिलनी शुरू होती हैं। इन लाशों का पता चलते ही लोगों में खौफ और अनिश्चितता फैलने लगती है, क्योंकि एक लाश एक जगह मिलती थी और दूसरी लाश कई किलोमीटर दूर किसी और राज्य में। इन हत्याओं के पीछे क्या उद्देश्य था, यह समझना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। सबसे पहले महाराष्ट्र में 2 लाशें मिली, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लाशें मिलने लगी। 10 सालों तक अलग अलग स्थानों पर ये लाशें मिलती रहीं, लेकिन इनमें कोई आपसी संबंध नहीं दिखा। इनमें से कई लाशों की पहचान भी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने लाशें बरामद की, पंचनामा किया और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये सभी घटनाएं एक श्रृंखला का हिस्सा हैं या अलग अलग मामलों से जुड़ी हैं। 3-4 राज्यों में इस तरह की लाशें मिल रही थीं और झारखंड में भी इसी प्रकार की घटनाएं हो चुकी थीं। पुलिस के पास कोई ठोस कड़ी न होने के कारण कई केस बिना हल के बंद कर दिए गए। कुछ अफसर इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद कभी कोई सुराग मिलेगा और मामले सुलझेंगे। 2018 में भोपाल के पास एक और लाश मिलने की खबर ने पुलिस की चिंता को और बढ़ा दिया। इन सभी लाशों में एक समानता थी, सभी के बदन से कपड़े गायब थे और ज्यादातर लाशों पर हिंसा के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। न चाकू के घाव थे और न ही गोली के। कुछ मामलों में मौत का कारण गला घोंटना पाया गया, जबकि अन्य मामलों में जहर के संकेत मिले, लेकिन ज्यादातर में मौत का सही कारण अस्पष्ट था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्टें अभी आनी बाकी थीं। तभी भोपाल के पास मिली एक लाश के पास पुलिस ने कुछ संदिग्ध हरकतें देखी। पहली बार पुलिस को लाश के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे हिरासत में लिया गया। थोड़ी पूछताछ और दबाव के बाद उसने सच कबूल लिया। उसने बताया कि वह एक ट्रक ड्राइवर है और हत्या उसी ने की थी। यह पुलिस के लिए पहला ठोस सुराग था। उसकी गवाही से पुलिस को एहसास हुआ कि शायद और भी कई लाशें इसी व्यक्ति या उसके गिरोह द्वारा मारी गई हों। आदेश खमा को गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया, जहां उससे सख्त पूछताछ शुरू की गई। पुलिस अधिकारी अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके हाथ कितनी बड़ी और जटिल घटना लगी है। शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह कुछ अलग अलग हत्याओं का समाधान है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे अपने करियर के सबसे बड़े मामले से रूबरू होने वाले हैं। आदेश खमा, जो करीब 48 साल का था, दिखने में साधारण और स्वभाव से शांत प्रतीत हो रहा था। उसके हाव भाव से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतना खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। पुलिस के लिए यह स्थिति और भी चौंकाने वाली तब हो गई जब उसने बातचीत करना शुरू किया। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहा था और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, उसने हत्याओं की संख्या गिनवानी शुरू कर दी। जहां पहले उसके साथियों ने 3-4 हत्याओं का जिक्र किया था, वहीं आदेश खमा ने 5, 10, 15, 20, 25 और अंततः 30 हत्याओं की बात कबूल कर ली। एक ही दिन की पूछताछ में उसने 30 हत्याओं का स्वीकार किया, जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने हर हत्या की छोटी से छोटी जानकारी बारीकी से याद रखी थी। किसे मारा, कब मारा, कहाँ मारा, मारे जाने से पहले क्या खाया, कहाँ जा रहा था, किस रंग के कपड़े पहने थे, जहर दिया था या गला घोटा था, यहाँ तक कि जहर कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था या शराब में। उसकी याददाश्त और हत्याओं की बारीकियों ने पुलिस को स्तब्ध कर दिया। 30 हत्याओं की कहानी सुनने के बाद पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि एक गंभीर सीरियल किलिंग है और हो सकता है कि हत्याओं की संख्या इससे भी ज्यादा हो। शुरुआत में ऐसा लगा कि 30 हत्याओं के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अगली सुबह पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने अपने अधिकारियों को बताया कि उसे 3 और हत्याएं याद आ गई हैं, जिससे कुल हत्याओं की संख्या 33 हो जाती है। फिर उसने इन तीनों हत्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसने बताया कि पीड़ित कौन थे, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, उनके कपड़ों का रंग और आकार कैसा था और किस तरीके से उनकी हत्या की गई और शवों को ठिकाने लगाया गया। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार पीड़ितों को जहर दिया गया और शवों को कहां डंप किया गया। जब पुलिस ने पहले बताए गए 30 हत्याओं के तथ्यों की जांच की, तो ज्यादातर बातें सही निकली। हाल ही में हुई कुछ हत्याओं के शव भी उन्हीं स्थानों पर मिले जो उसने बताई थीं।
इससे पुलिस को यह विश्वास हो गया कि वह सच बोल रहा है। अब वह पुलिस को 3 और हत्याओं के बारे में जानकारी दे रहा था जिन्हें उसने रात में याद किया था। इसी के साथ उसने एक और हत्या की बात पुलिस को बताई। इस तरह हत्याओं की संख्या बढ़कर 34 हो चुकी थी। भोपाल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो इस केस की जांच में लगे थे मानने लगे कि वह जो कुछ भी बता रहा है उसमें सच्चाई है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आदेश खमा भोपाल में अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। उसके पिता भी उनके साथ ही रहते थे, लेकिन आदेश के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। 2005 में जब उनके पिता के साथ संबंध और बिगड़ गए तो आदेश महाराष्ट्र चला गया। उसकी शादी भी सही नहीं चल रही थी, इसलिए वह अपनी पत्नी शारदा और बच्चों को भी छोड़ गया। 3 साल बाद खमा ने पहली हत्या की। उसका पहला शिकार एक ट्रक ड्राइवर था। इस प्रकार हत्याओं की यह श्रृंखला शुरू हुई जो अगले 10 वर्षों तक जारी रही। इस दौरान उसने कम से कम 34 लोगों की हत्या की। उसके शिकार ज्यादातर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर थे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खमा ने पुलिस को बताया कि इन हत्याओं के पीछे उसका मकसद लूटपाट था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2008 की हत्या उसकी पहली वारदात नहीं थी। उससे 1 साल पहले जब वो महाराष्ट्र के भंडारा में था तब उसका नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में आया। उसने एक स्थानीय गुंडे पर ईंट से हमला किया था क्योंकि उस गुंडे ने उसके दर्जी सेवाओं का भुगतान करने से मना कर दिया था और उसे धमकाया था। कहते हैं जेल में रहते हुए खमा की मुलाकात कुछ खतरनाक अपराधियों से हुई जो हाईवे पर ट्रक लूटने के धंधे में थे। जेल से रिहा होने के बाद खमा ने उनके साथ मिलकर एक गैंग बना ली। खमा ने कई अन्य गैंग्स से भी रिश्ते बना लिए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में शामिल हो गया। 2009 में पुणे के पास सावनेर में उसने अपनी दूसरी और तीसरी हत्या की, एक ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर की। खमा इतना निर्दयी और ठंडे दिल का हो चुका था कि उसने गुस्से में आकर अपने शिकार को ट्रक के पहियों के नीचे कुचल दिया। भोपाल के एसपी राहुल लोढ़ा के मुताबिक खमा ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि ट्रक में रखे एक शव की टांग बार बार गियर बॉक्स में फंस रही थी। अगले 6 वर्षों में खमा और उसके गैंग ने 10 और ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों को मौत के घाट उतार दिया। 2010 से 2014 के बीच उसे 4 बार गिरफ्तार किया गया और उसने लगभग 5 साल जेल में बिताए, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे कभी सजा नहीं मिली। इन सालों के बाद खमा को एहसास हुआ कि बड़े गैंग के साथ काम करने से खतरे बढ़ जाते हैं और हिस्से में कमी आ जाती है। इस खतरे से बचने के लिए उसने गैंग छोड़ दिया और सिर्फ एक साथी के साथ काम करने लगा। उनकी नजर उन ट्रकों पर रहती थी जो सामान छोड़कर अपने गृहनगर लौट रहे होते थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार उन्होंने इन्हीं ट्रकों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि लौटने की यात्रा अक्सर ट्रक चालकों के लिए फायदेमंद नहीं होती थी। इस कारण चालक चोरी छिपे माल ढोने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे, जिससे वे जल्दी कुछ पैसे कमा सकें। खमा और उसके साथी चालकों को झूठी कहानियां सुनाते, घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी दिखाते और उनके वाहनों में घुस जाते थे। अंदर जाकर वे चालकों और उनके सहायकों से दोस्ती करते और उन्हें नशीले पदार्थों से भरी मिठाइयां देते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकांश हत्याएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गईं, लेकिन कुछ घटनाएं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी हुई। खमा पर 2014 से 2018 के बीच 23 लोगों की हत्या का आरोप था, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। इन हत्याओं में एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी शामिल थी, जिसे उसने 2017 में अंजाम दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार खमा हत्याओं को अंजाम देने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बच निकलता था। सितंबर 2018 में खमा की किस्मत पलटी। जनवरी से सितंबर 2018 के बीच उसने कम से कम 12 लोगों की हत्या की थी। जनवरी में उसने भोपाल के एक ढाबे पर जयकरण प्रजापति से मुलाकात की। 30 वर्षीय प्रजापति अब तक छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की चाह में उसने खमा का साथ देने का निर्णय लिया। दोनों मिलकर 12 ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की हत्या कर चुके थे। प्रजापति ने पुलिस को बताया कि खमा तब हंसता था जब उससे ड्राइवरों की हत्या का कारण पूछा जाता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खमा कहता था कि ड्राइवर कठिन जीवन जीते हैं और वह उन्हें इस दुख से मुक्ति दिला रहा है। हालांकि प्रजापति ने अपनी खुद की गैंग बनाने की मंशा जताई और खमा को बिना बताए कुछ स्थानीय अपराधियों के साथ मिल गया। 13 अगस्त 2018 को प्रजापति और उसकी गैंग ने लोहे की रॉड से भरे ट्रक को लूटा और ड्राइवर तथा क्लीनर की हत्या कर दी। वे शवों को फेंकने में लापरवाही बरत रहे थे, जिससे पुलिस को सुराग मिल गया। 4 सितंबर 2018 को भोपाल पुलिस ने प्रजापति और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में प्रजापति ने खमा की लोकेशन का खुलासा किया, जिसके बाद 7 सितंबर को खमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बारे में बताया जाता है कि वह बेहद जिद्दी स्वभाव का था और उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि पुलिस किस दिशा में उसकी जांच कर रही है। जांच अधिकारियों ने बताया कि वह लंबी लंबी चर्चाओं में उन्हें उलझा देता और उनकी जांच को प्रभावित करने की कोशिश करता। जैसे ही उसने अपनी अन्य हत्याओं के बारे में खुलासा करना शुरू किया, पुलिस को उसके अपराधों की गिनती रखने में मुश्किल होने लगी, लेकिन उसने एक बार भी पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह पुलिस से कहता था कि वह कोई मामूली अपराधी नहीं है और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार एएसपी कौशल ने कहा कि खमा को केवल एक पछतावा था, उसे धोखा दिया गया था। प्रजापति ने उसे गिरफ्तार करने के बाद एक संक्षिप्त मुठभेड़ में पकड़ लिया था। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह इन हत्याओं को क्यों करता था। पेशे से वह एक दर्जी था जो भोपाल में रहते हुए अच्छे कपड़े सिलता था। जब वह कत्ल की योजना नहीं बना रहा होता तो दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर कपड़े सिलता था। उसकी यह दोहरी जिंदगी आश्चर्यजनक थी, दिन में लोगों के कपड़े सिलता और रात में उन्हीं लोगों की जान ले लेता। पुलिस ने जब उससे इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी हर हत्या में 2 बातें सामान्य थीं। पहली, उसकी सभी 34 हत्याएं ट्रक ड्राइवरों या उनके क्लीनरों की थीं। पुलिस ने पहले सोचा कि हत्याओं का मकसद ट्रक लूटना हो सकता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को मारने का मतलब था ट्रक और उसके सामान पर कब्जा। लेकिन उसने इस बात से इनकार किया। उसने कहा कि हाँ, उसकी गैंग के सदस्य यह ध्यान रखते थे कि ट्रक भरा हुआ हो ताकि उसे लूटकर माल बेचा जा सके, लेकिन असल कारण यह नहीं था। उसने बताया कि वे उन ट्रकों को निशाना बनाते थे जो माल से लदे होते थे। उनकी रणनीति यह थी कि वे हाईवे पर उन जगहों पर इंतजार करते जहां ट्रक ड्राइवर अपने वाहन रोकते या फिर वे लिफ्ट के बहाने ट्रक में सवार हो जाते। कभी कभी वे ढाबों पर जाकर ड्राइवरों से अचानक दोस्ती कर लेते। वह और उसके साथी पहले ड्राइवर से जान पहचान बढ़ाते, बातचीत शुरू करते और दोस्ती का नाटक करते। उनके पास हमेशा जहर और बेहोशी की दवाएं होती थीं, जिन्हें वे शराब में मिलाकर रखते। जैसे ही ड्राइवर शराब पीने को तैयार होता, वह चालाकी से उसे शराब ऑफर करता। शराब में मिलाए गए जहर या बेहोशी की दवा का असर तुरंत होने लगता और ड्राइवर या क्लीनर अचेत हो जाता। वह इतनी चतुराई से बातचीत शुरू करता और इतनी जल्दी दोस्ती बना लेता कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता। ड्राइवर को शराब पिलाकर बेहोश करना और फिर ट्रक और उसके माल पर कब्जा करना, यह उसकी क्रूर योजना का हिस्सा था। जब ड्राइवर और क्लीनर बेहोश हो जाते तो वह उनका गला घोंटकर हत्या कर देता। हत्या के बाद वह उनके कपड़े उतारकर उनकी लाशों को सुनसान इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों या सड़क किनारे के नालों में फेंक देता। कुछ मामलों में उसने शराब में जहर मिलाकर ही उन्हें मार डाला। हर बार वह बड़ी सावधानी से लाशों को ऐसी जगह डंप करता जहां उन पर किसी की नजर न पड़े। मृतकों के कपड़े उतारने का उसका उद्देश्य था कि उनकी पहचान मिटा दी जाए। उसके काम करने का तरीका ऐसा था कि किसी को यह अंदाजा नहीं हो पाता था कि मारा गया व्यक्ति किस राज्य या क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। उसकी योजना थी कि मृतकों के कपड़े और पहनावा इस तरह का हो कि उनकी पहचान न की जा सके। वह लाशों को ठिकाने लगाने के बाद उन ट्रकों को अपने कब्जे में ले लेता और सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर बेच देता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन उसकी मानसिकता और भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने बताया कि जब वह भोपाल में होता और दुकान बंद करके घर जाता तो उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे वह किसी तेज धारदार हथियार को घिस रहा है या किसी को फांसी पर लटका रहा है। ये ख्याल उसके सपनों में आते और हर बार उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भड़कता, मानो उसे कुछ हिंसक करना हो। पुलिस ने उससे सवाल किया कि अगर उसे हिंसा करनी थी तो वह हमेशा ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों निशाना बनाता था। अगर लूट उसका मकसद नहीं था तो वह बार बार इन्हीं ड्राइवरों को क्यों मारता। पुलिस को शक था कि उसके अपराधों के पीछे केवल लूट नहीं बल्कि कोई और वजह थी जिसे वह खुलकर बताने से बच रहा था। उसने बयान दिया कि जब भी उसे यह उन्माद महसूस होता कि उसे कुछ करना है, उसने सोचा कि ट्रक ड्राइवरों का जीवन बहुत कठिन होता है। वे अपने घर से महीनों तक दूर रहते हैं, उनका जीवन सड़कों पर बीतता है और उन्हें अगला भोजन कब और कहां मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। उसने कहा कि इस कठिन जीवन को देखकर उसने सोचा कि इन ड्राइवरों को इस दर्द से मुक्ति दिलानी चाहिए। उसने दावा किया कि वह उनकी हत्या करके उन्हें मोक्ष दिला रहा था और यही वजह थी कि उसने इतने ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायक क्लीनरों की हत्या की। अब सवाल यह उठता है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। क्या वह मानसिक रूप से सही है या यह सब सिर्फ एक बहाना है।
अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा करता है तो उसे कड़ी सजा से बचने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अपराधी को इलाज की व्यवस्था मिलती है। हो सकता है कि यह उसका एक नाटक हो ताकि वह सजा से बच सके। हालांकि उसके बयान के अनुसार उसका मकसद ट्रक ड्राइवरों की कठिन जिंदगी को खत्म करके उन्हें मोक्ष दिलाना था। इसी वजह से उसने न सिर्फ ट्रक ड्राइवरों बल्कि उनके सहायकों को भी मारा। खमा फिलहाल भोपाल की सेंट्रल जेल में एक अंडर ट्रायल के रूप में बंद है। जेल अधिकारियों का कहना है कि उसे अक्सर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते देखा गया है। खबर एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस साल की शुरुआत में एमपी कोर्ट ने खमा और उसके साथियों को 2018 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, अगर आपको यह क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।